Greetings, everyone. This is Pooja Bagli, and we are going to discuss here a very important topic in pharmacology. Uh, first is first pass metabolism, and second is bioavailability. Okay, so this topic comes under pharmacokinetics, but we will discuss pharmacokinetics in detail in next lecture. But first we have to understand what is first pass metabolism and what is bioavailability, क्योंकि दोनों टर्म जब आपको समझ में आएगा तो आपको आगे की जो भी स्टोरीज है काइनेटिक्स की वो भी समझ में आ जाएंगी. So what does it mean? It means like what body does to a drug. जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ में क्या क्या खेल खेल रही है. इनकी एक ड्रग है, जब आप उसको लेते हैं तो उसके साथ में बॉडी क्या क्या करती है. तो उसकी कहानी शुरू होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बायो अवेलेबिलिटी से. ठीक है. सो वी विल फॉलो Grady Tripathi Essential of Medical Pharmacology, which is our main reference textbook for the topic. By the end of the class, you will understand why some drugs cannot be given by mouth, why the dose of the drug changes depending on the route, and how the liver plays a key role in the reducing the effect of oral drug. Okay, so let's start. Uh, okay, next slide. So let us quickly look at what we will cover today. First, we will understand what bioavailability means, like its definition, types, measurements, all the calculation, right? Then first we will understand what bioavailability means. Okay. Then we will look at the factors that affects it. After that, we will go deep into the first pass metabolism, what it is, where it happens, and which enzymes are responsible. Then we will look at the drug that are highly affected by first pass metabolism and how doctors use alternate routes to bypass this effect. Okay. Finally, we will cover bioequivalence, an important concept for generic drugs, and the clinical significance of all of this in actual medical practice. Okay. Next is the definition and concept of bioavailability. पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है. बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल. जो हमारी बॉडी है वो कैसी है, वो बायोलॉजिकल ऑर्गन से बनी हुई है. अवेलेबिलिटी का मतलब कितनी चीज अवेलेबल है उस बॉडी को. तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो ड्रग आप ले रहे हैं वो ड्रग आपकी बॉडी में एक्टिवली कितना अवेलेबल है. राइट. कितनी ड्रग है जो एक्टिव है आपकी बॉडी के अंदर इन द ब्लड स्ट्रीम, जो इफेक्ट दिखाने वाली है. तो जितना परसेंट में, जितनी मात्रा में वो ड्रग प्रेजेंट है वही होती है बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है. लाइक आपने एक ड्रग ली है जिसमें 100 ग्राम पैरासिटामोल है. लाइक ठीक है. आपने वो ओरली ली है. ठीक है. जो ओरल जब लिया जाता है तो कुछ ना कुछ पास मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा. 100% बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती. इट मीन्स जितनी ड्रग आप ले रहे हैं उतनी की उतनी ब्लड में चली जाए और सर्कुलेट हो जाए पूरी बॉडी में, तब वो 100% बायो अवेलेबल होती है. पर जब ओरली ड्रग को लिया जाता है तो वो 100% बायो अवेलेबल नहीं होती. तो जैसे अगर आपने 100 ग्राम फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स आपने पैरासिटामोल लिया है और वो थोड़ी बहुत फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका हुआ है और वो चली गई है 70 ग्राम जो चली गई है ब्लड के अंदर, तो 70% बायो अवेलेबल होगी. ठीक है. अब इसका डेफिनेशन समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं इन द टर्म ऑफ फार्माकोलॉजी. ठीक है. सो द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऐसा फ्रैक्शन किसी भी ड्रग का जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के ब्लड के अंदर चली जाए इन एन अनचेंज्ड और एक्टिव फॉर्म. अनचेंज यानी कि डिग्रेड ना हो जाए और एक्टिव ही रहे.
ओके, और दो वर्ड्स यहाँ पर मैंने रेड मार्क किए, रेट एंड एक्सटेंट, इसको समझना जरूरी है। इट रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है बायोअवेलेबिलिटी? द रेट एंड द एक्सटेंट ऑफ द एब्सॉर्प्शन। व्हाट इज द रेट? रेट इट मींस कितना फास्ट वो फ्लो होके लीवर को बाईपास करके आगे बढ़ गई, वो रेट, कितना जल्दी टाइम से वो आगे बढ़ गई है। और एक्सटेंट, कितना वो प्रेजेंट हो पाई है आफ्टर क्रॉसेस द लिवर। ठीक है, लिवर को क्रॉस करने के बाद में कितना वो ब्लड के अंदर मिल पाई है, कि जैसे अगर 70 ग्राम मिली है, 70% मिली है, तो उसका एक्सटेंट हम क्या बोलेंगे? 70% एक्सटेंट। तो आपको दो वर्ड समझ में आ गए? ठीक है। सो bioavailability is defined as the fraction of administered drug that reaches the systemic circulation in an unchanged or active form. Let me say this in simple words. If you give 100 milligram of a drug orally and only 25 milligram actually reaches the blood in an active form, then the bioavailability is 25%. We write it as F equal to 0.25. ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? F से। ठीक है, द फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया हमने? F से। और कितना हमारे ब्लड में पहुंच पाई है? 25%। तो उसको हम मेजर करेंगे 0.25। सॉरी, मैंने शायद आपको एग्जाम्पल देते हुए ग्राम बोल दिया था, मिलीग्राम है। ग्राम में इतना ज्यादा ड्रग की काफी, जो एक्टिव ड्रग होता है वो बहुत कम उस मिलीग्राम्स में ही मोस्टली लिया जाता है। ठीक है, तो उसको मिलीग्राम ही समझिएगा। कभी कभी बोलने में थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, जब लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तब थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग की वजह से कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं जो गलत प्रोनाउंस हो जाते हैं, पर इसलिए मैं जो लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, सो नाउ व्हेन वी गिव अ ड्रग IV, जब हम IV देंगे डायरेक्टली इनटू द वेन, द 100% ऑफ इट रीचेज द ब्लड स्ट्रीम। तो वो 100% पहुंच जाएगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम IV दे रहे हैं, डायरेक्ट वेन में दे रहे हैं, तो लीवर का तो वहाँ कुछ काम नहीं है, तो डायरेक्ट वो ब्लड में जा रही है। तो उसका F कितना हो गया? 1, यानी 100% है तो उसका F हो गया 1। ठीक है, फॉर ओरल एंड अदर रूट्स F इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, जब ओरल होगा या फिर कोई और रूट होगा तो उसका जो F है, यानी कि जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है, वो ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, वेराइज कर सकता है कि किसी का हो सकता है ज्यादा पार्ट पहुंच जाए, किसी का कम पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पर होगा 1 से कम। ठीक है, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बायो अवेलेबिलिटी इज F इक्वल टू AUC, यानी कि जो भी ओरल ड्रग दिया जा रहा है, ओरल डिवाइडेड बाय AUC इंट्रावेनस। F कैसे निकालते हैं हम लोग? जो AUC, ठीक है, AUC मीन्स का होता है एरिया अंडर कर्व। इसका एक ग्राफ बनता है, तो उस ग्राफ के अंदर जो एरिया अंडर कर्व है, देखिए अगर उससे बन पाएगा तो मैं आपको बना के बताती हूँ किस तरीके से बनता है, फिर मैं डिलीट कर दूंगी इसको इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसके जो एरिया अंडर कर्व है किसका? ओरल, उसको डिवाइड किया जाता है एरिया अंडर कर्व IV, और उससे निकाला जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, या क्या आपको समझ में? तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं फॉर्मूला वगैरह, तो या फिर कभी कुछ आपको कुछ नंबर्स दे दिए और फिर आपको पूछ लिया फ्रैक्शन ऑफ ड्रग कितना है, तो ये फॉर्मूला से आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो AUC मीन्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए बायो अवेलेबिलिटी हैज 2 टाइप्स, 2 टाइप की बायो अवेलेबिलिटी होती है। एक होती है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, वेयर वी कंपेयर ओरल AUC यानी एरिया अंडर कर्व विद द IV यानी इंट्रावीनस एरिया अंडर कर्व, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। और एक होती है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, उसमें क्या करते हैं, वेयर वी कंपेयर 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशन और रूट्स
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनरिक ड्रग टेस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशंस को लिया जाता है और रूट्स को लिया जाता है, जिसमें रिलेटिव हम निकालेंगे। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ AUC ऑफ 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशन और रूट यूज्ड इन बायो इक्विवेलेंस स्टडीज एंड जेनरिक ड्रग टेस्टिंग में रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपको समझ में आ गया? देखिए, आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है ना, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके लिए, अगर जैसा कुछ प्रॉब्लम है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कमेंट के अंदर, तो देन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आप उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद में माई सजेशन इज, आप सिर्फ नोट्स के भरोसे मत रहिए। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, आप क्या करेंगे, आप उसको बुक से पढ़ेंगे। बुक हमेशा पढ़िए, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी चीज़ें हम लोग कवर नहीं कर पाते। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ होती है, ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए नोट्स में बनाती हूँ। तो आप इसको एज अपना एक एज अ पार्टनर ले सकते कि आप इसको सहारा ले सकते हैं इसका, पर इसको आप पूरी तरह से इस पर डिपेंड मत कीजिए। समझने के लिए मैं आपका वीडियो ये वाला बनाती हूँ। ठीक है, तो अब फैक्टर्स जो अफेक्ट करती बायो अवेलेबिलिटी को, उसमें फर्स्ट है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक इफ ड्रग इज लिपिड सॉल्युबल और नॉट। अगर इफ लिपिड सॉल्युबल तो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, तो उसका पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा। पैसिव डिफ्यूजन के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। देन पीके एंड आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग, और GI का pH कितना है, और उसके अकॉर्डिंग जो आप ड्रग ले रहे हैं उसका pK यानी वो कितनी एसिडिक है, तो वो उसका वो डिग्रेड होगी या नहीं होगी, उस पर डिपेंड करता है। फिर देन डिपेंड ऑन पार्टिकल साइज, लाइक द स्मॉलर पार्टिकल साइज द मोर डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, उतना ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जितना साइज कम होता जाएगा उतना ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, लाइक नाउ द फॉर्मुलेशन क्या है, जैसे कि अगर सोल्यूशन आपने लिया है, सोल्यूशन देन सस्पेंशन देन टैबलेट, जैसे जैसे सॉलिड होता जाएगा उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक सोल्यूशन है तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद में है जैसे कि टैबलेट है। टैबलेट क्या होता है, पहले टैबलेट आप लोगे, फिर स्टमक में जाएगी, फिर वहाँ से उसका एब्सॉर्प्शन होगा, फिर GI स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर एब्सॉर्प्शन होगी, फिर वो लीवर में जाएगी, फिर लीवर के अंदर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाने कितना होगा, फिर जाके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी, तो उसका बायो अवेलेबिलिटी तब तक बहुत कम हो चुका होता है। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन पे भी डिपेंड करता है। देन फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स लाइक डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन टाइम कितना है, कितनी जल्दी वो डिसॉल्व हो रही है, राइट। ठीक है, देन उसके एक्सिपिएंट्स क्या क्या है। ठीक है, उसके बाइंडर्स क्या, क्योंकि जो भी ड्रग है, जो उसका एक्टिव कंपाउंड है, लाइक हम पैरासीटामोल की टैबलेट बना रहे हैं, तो पैरासीटामोल ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो उसका पैरासीटामोल जो ड्रग है उससे उसी की मेडिसिन बनती है। जब एक टैबलेट बनाई जाती है तो उसके अंदर कुछ बाइंडर्स डाले जाते हैं, कुछ ऐसे एक्सिपिएंट्स डाले जाते हैं, कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से टैबलेट फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो वो कैसे है, वो हमने अच्छी क्वालिटी के लिए है कि बुरी क्वालिटी के लिए है, उस पर डिपेंड करता है। और टैबलेट की रेट भी उस पर डिपेंड करती है। लाइक सिप्ला है, सिप्ला एक टैबलेट ऐसी बनाती है, सेम टैबलेट बना रही है, सेम उसमें एक्टिव ड्रग है, पर उनकी रेट अलग अलग होती है। उसका रीज़न यही है कि जो एक्सिपिएंट जो उसमें डाले जाते हैं, जो बाइंडर्स डाले जाएंगे, जो उसमें एडिटिव्स जो चीज़ें डाली जाती हैं, उनका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो और अगर ड्रग कैसी कंट्रोल रिलीज है या इमीडिएट रिलीज है, तो इस पर डिपेंड करेगा बायो अवेलेबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर उसकी मोटिलिटी क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मोटिलिटी कैसी है ड्रग की, और जितना जल्दी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगा उतनी जल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग आ जाएगी, उतना जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा।
तो उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद ब्लड फ्लो कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो गट वॉल के एंजाइम्स होते हैं, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होने से पहले ही मेटाबोलाइज कर देंगे ड्रग को, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने वाली एक्टिव ड्रग की क्वांटिटी कम हो जाती है और बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो गट वॉल में मेनली जो एंजाइम्स होते हैं वो 3Y CYP3A4, ठीक है, ये वाले होते हैं। और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लाइक पेप्टिडाइड पेप्टिडेजेस, ये वाले एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे, इसके मिडाजोलाम और साइक्लोस्पोरिन, इनकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी गट वॉल मेटाबॉलिज्म की वजह से रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद में जैसे कि तो ये एंजाइम्स जो हैं ये आपको इफेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि फोर्थ जो फैक्टर है ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स। फूड कैन इंक्रीज और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन डिपेंडिंग ऑन द ड्रग, ठीक है। तो ड्रग इंटरेक्शन इन द गट लाइक चिलेशन विद कैल्शियम और आयरन कैन रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। किस आयरन या कैल्शियम के साथ में बाइंड हो जाए तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म विच वी विल स्टडी इन डिटेल नाउ। वो हम पढ़ेंगे बाद में कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक की फैक्टर है जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नाउ द पढ़ेंगे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद में इट इज ऑल्सो कोल्ड, इसका क्या क्या कहा जाता है, इसको प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग बिफोर इट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आपने ओरली कोई ड्रग ली है और वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही डिग्रेड हो जाए वो ड्रग, यानी कि वो एक्टिव ही ना रहे, तो वो अपना कुछ जो भी उसका असर है, जैसे अगर वो फीवर के लिए ले रहे हैं तो फीवर के लिए जो एंटीपायरेटिक है तो वो अपना असर ही खो दे, ठीक है, उसका असर खत्म हो जाए, वो इनएक्टिव हो जाए। तो इस चीज को कहा जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन, ठीक है। Let me explain this very simple journey of a oral drug. When you swallow a tablet, let's go to this one. देखिए क्या होता है, ये आपने ड्रग ली है, यहाँ से ये ड्रग आपने ली, आपके GIT से होते हुए स्टमक में पहुंची, स्टमक से ये आपके GI ट्रैक है उसमें, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी स्टमक है आपका, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, उन सब से छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं और वो जाती है, जो कैपिलरी नेटवर्क है वो एक बड़ी वेन में जाके मिल जाता है, उसको बोला जाता है हिपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, हिपैटिक का मतलब होता है लिवर, तो हिपैटिक यानी कि लिवर में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आपने जो ड्रग ली है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ चली गई, लिवर में चली गई, ठीक है। देखिए लिवर में आ गई। उसके बाद में क्या होता है कि जो ड्रग है वो कुछ ड्रग ऐसी होती है जो ज्यादा इनका इस पे इनएक्टिव हो जाएंगी और बहुत कम मात्रा में ही, बहुत कम क्वांटिटी में ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ पाएंगी, तो उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो बहुत कम, जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो ज्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ, शायद मैंने इसमें लिखा नहीं है। दो ड्रग्स मैं आपको बताती हूँ। एक होता है प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल जो होती है वो हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। और दूसरी ड्रग है लिडोकैन, ठीक है। लिडोकैन के दो काम होते हैं, एक तो वो लोकल एनेस्थेटिक में भी यूज किया जाता है और दूसरा वो हार्ट की रिदम को ठीक करने के लिए अरिथमिया में उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो दो काम उसके होते हैं। जो प्रोपेनॉल होता है ना, उसको हम मोस्टली ओरली दिया जाता है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो पर उसको ओरली दिया जाता है
ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो एक तो हाइपरटेंशन की तो आपको रोज़ लेनी है, तो रोज़ ये पॉसिबल नहीं है कि आपको इंजेक्शन के थ्रू या किसी और रूट के थ्रू वो उसको दी जाए। तो सबसे बेस्ट रूट ओरली होता है, तो उसको दिया जाता है। तो क्या किया जाता है, प्रोपेनॉल को के साथ में जो भी फार्मासिस्ट हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी ड्रग बना रहे हैं, वो भी फार्मासिस्ट ही हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने वाला है, तो वो उसको किसी सॉल्ट के साथ में मिक्स करके बना देते हैं, ठीक है। उस सॉल्ट के साथ में प्रोपेनॉल को बनाएंगे तो सॉल्ट की वजह से उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होगा और वो ज़्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो वो हो जाता है। फिर दूसरी एग्जांपल है लिडोकैन। अब लिडोकैन को हम क्यों नहीं ओरली देते हैं, उसको क्यों इंजेक्टेबल है? उसके दो रीजन हैं। एक तो लिडोकैन का ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है रेदर देन प्रोपेनॉल, ठीक है। और दूसरा लिडोकैन जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है। अरेथमिया में तो बहुत ही इमरजेंसी केसेस में उसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो और उसको हमें कहाँ चाहिए, वो हार्ट में चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चाहिए तो उसको डायरेक्टली इंजेक्ट ही कर दिया जाता है, ठीक। इस वजह से लिडोकैन को जो है हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली इंजेक्टेबल ही होता है, वो उसको ओरली नहीं दिया जाता है कि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको इस तरीके से हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड नंबर ओके। सो तो पाथवे हम इसका देख लेते हैं, पाथवे डायग्राम देख लेते हैं। नाउ लेट अस ट्रेस द कंप्लीट पाथवे ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यूजिंग द डायग्राम। द step oral drug administration, the patient swallow the tablet or capsule. Second, GI lumen, some metabolism happen here due to the gut bacteria and acid hydrolysis. This is a minor step. Then third step है gut wall, enterocytes, the intestinal cell contain, आपको बताया था मैंने, जो एंजाइम्स होते हैं CYP3A4 एंजाइम्स एंड माओ, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑल्सो पी ग्लाइकोप्रोटीन पम्प्स सम ड्रग बैक इनटू द गट ल्यूमेन, सो ड्रग इज लॉस्ट हियर टू, वापस से वो उसको पीछे भेज देंगे। स्टेप 4, पोर्टल वैन, द एब्सॉर्ब ड्रग एंटर्स द पोर्टल वैन, सम अमीन ऑक्सीडेजेस एंड स्टेरेज आर प्रेजेंट हियर। Then step 5, liver. This is the primary site of first pass metabolism. The liver has a massive amount of CYP450 enzyme for phase 1 reactions and conjugations enzyme for phase 2 reactions. So a lot of the drug is metabolized here. Then 6, lungs. Mao and CYP examine the enzymes in the lungs metabolize some drugs, especially basic amines. Finally, the remaining drug enters the systemic circulation and enters the target organ to produce the effect. As you can see, the drug is losing a portion at each step. The total of these loses is called the first pass metabolism, ठीक है। तो आपको ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बड़े बड़े वर्ड्स सुन के, आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दिया है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पर ये कुछ एंजाइम्स है वो आपको याद रखने हैं, कहाँ पर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे CYP450 है, वो फेज 1 में इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको ये याद रखनी चीज़ है, ठीक है। और जैसे कि जो कंजुगेशन है वो फेज 2 में यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आपको इजी हो जाएगा। अगर आपके डायग्राम अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये डायग्राम बना के ही आना है, ठीक है। हमेशा याद रखिए एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्या होता है ना कि ऑलरेडी एग्जामिनर को जो आप लिखेंगे वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, डायग्राम देख के उसको समझ में आ जाता है कि आपको चीजें पता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, साइट्स ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसी को मैं एक्सप्लेन इसके अंदर कर देते हैं हम लोग कैसे। फर्स्ट है GI ल्यूमेन, ठीक है। द गट बैक्टीरिया कैन एंजाइमेटिकली मॉडिफाई ड्रग, जो हम गट में बैक्टीरिया होते हैं और वो क्या करते हैं, ड्रग को मॉडिफाई कर देते हैं। एसिड हाइड्रोलाइसिस एट द गैस्ट्रिक pH कैन ऑल्सो ब्रेक सम ड्रग्स।
एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इंसुलिन कैन नॉट बी गिवन। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में बताया था कि इंसुलिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है, ठीक है। और प्रोटीन को जब आप ओरली लेंगे तो एक पेप्टिडेज का एंजाइम होता है स्टमक के अंदर, वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा प्रोटीन को, इसलिए इंसुलिन को ओरली नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देन सेकेंड साइड क्या है, इसकी गट वॉल है, ठीक है, इसको एंटीरोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट देन वी थिंक। CYP3A4 is present in high amount in the intestinal wall. P glycoprotein efflux pump actively pushes drug back into the lumen. MAO is also present. It metabolizes catecholamines and tyramine in food. Example like chlorpromazine is partly metabolized in the gut wall. तो आप एक एक एग्जाम्पल्स भी इसका मैंने लिख दिया है, वो आप याद रखिए, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, ये बस उसको पॉइंट्स में लिख दिया है। और इसकी थर्ड साइड आता है पोर्टल वेन, ठीक है। अमीन ऑक्सीडेजेस एंड एस्टेरेज आर प्रेजेंट। क्या क्या प्रेजेंट, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है ये आपको याद रखने ही है, तो एकदम बी फार्म के लेवल पे आपको एंजाइम्स याद होने चाहिए। सो अमीन ऑक्सीडेज एंड एस्टेरेज प्रेजेंट इन द पोर्टल ब्लड। जो पोर्टल ब्लड जो है उसके अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट लेस बट स्टिल रेलेवेंट फॉर सम कैटेकोलामिन्स। कुछ कैटेकोलामिन्स बनाते हैं, ठीक है, और पर कम बनाते हैं पर बनाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि हो गया नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल भी इसका याद करती जाइए। फोर साइट लिवर होती है जो हमारी प्राइमरी साइट है, ठीक है। तो ऑल एब्सॉर्ब ड्रग पासेस थ्रू द लिवर वाया द पोर्टल वेन। CYP450 एंजाइम डू फेज 1 रिएक्शन like oxidation, reduction and hydrolysis. Then conjugation enzyme do phase 2 reaction like glucuronidation and sulfation, acetylation. Then high extraction ratio drugs lose more than 70%, ठीक है। जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने वाला है वो 70% से ज्यादा ड्रग तो यही लूज कर देता है। देन साइट 5 है लंग्स की, रिच in MAO and some CYP450 enzymes important for drug like isoprenaline and morphine, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और डायग्राम के थ्रू याद करेंगे। एंजाइम्स आपको याद करने ही है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। एंजाइम आपको याद करने हैं, कौन कौन से साइट ऑफ एक्शन है जहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, ये एंजाइम्स आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। नाउ सो लेट अंडरस्टैंड द एंजाइम्स। सो वी डिवाइडेड ड्रग मेटाबॉलिज्म इनटू 2 phases. Phase 1 reaction, it also called functionalization reaction. These involve the cytochrome P450 enzyme system located in the liver microsome. कहाँ पर इस होता है, liver microsome में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है इसके अंदर, cytochrome PA3A4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। इट मेटाबोलाइज मोर देन 50% ऑफ ऑल क्लिनिकल ड्रग। अभी क्या करता है, CYP यानी कि ठीक है, सॉरी एकदम भूल गए इसका, साइटोक्रोम P3A4 ये मेटाबोलाइज कर देता है 50% से ज्यादा ड्रग को, ठीक है, ये इसने कर दिया, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ लीवर एंड गट वॉल, दोनों में प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल इसका मीडाजोलाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ठीक है, मीडाजोलाम, स्टेटिन्स, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। देन साइटोक्रोम P2D6 famous for genetic polymorphism. Some people are poor metabolizer, they have less active enzyme. Example like codeine requires CYP2D6 to convert into morphine. Poor metabolizer of CYP2D6 get no pain relief from codeine. ठीक है। तो क्या होता है, किसी किसी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता, या फिर कोई ऐसा है जो बहुत अल्कोहलिक है तो उसका लिवर भी वीक होगा,
तो उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा, तो जो मॉर्फिन दी जाती है, ठीक है, तो वो उस पर इफेक्ट दिखाएगी नहीं, क्योंकि उसका लिवर में फंक्शन ही नहीं होगा, उससे पेन रिलीफ नहीं मिल पाएगा। देन CYP 2C9 मेटाबोलाइज वॉरफेरिन, फेनिटोइन एंड नासिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग इंटरेक्शन। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो वॉरफेरिन है, ठीक है, ये कोगुलेंट होती है, ठीक है, कोगुलेशन काम आती है, पर इसको लिया जाता है ओरली, ठीक है, पर ये एक्सेप्शन है कि ओरली लिए जाने पर भी इसका 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है वॉरफेरिन की। आप याद रखिएगा कि ओरली कौन सी ड्रग है जिसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी है, तो वो है वॉरफेरिन। इसको आप जितना, अगर आप 100 मिलीग्राम ले रहे हैं तो 100 मिलीग्राम ही आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। तो ये मैंने आपको, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल आया तो मैंने आपको बता दिया कि ये 100% बायो अवेलेबल होती है। Okay, then MAO यानी कि monoamine oxidase present in gut wall, portal blood and lungs metabolize dopamine, serotonin and tyramine। अब आपको याद रखना है कौन सा एंजाइम कौन सी ड्रग को मेटाबोलाइज कर रहा है। एटलीस्ट अगर एग्जांपल 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, सबसे पहले आपको आप एंजाइम्स के नाम याद कर लीजिए, उसके बाद में 2 टैबलेट या जो भी ड्रग के नेम दे रखे हैं, आप ड्रग के नेम याद कर लीजिए। नाउ कम टू द फेज 2 रिएक्शन, से कंजुगेशन फेज भी कहेंगे हम लोग, रिएक्शन कहेंगे। द ड्रग इज कंबाइंड विद अ वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल टू मेक इट इजियर टू एक्सक्रीट, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोर glucuronidization, a most common done by UGT enzyme, example like morphine, lorazepam। फिर देन सल्फेशन होता है, ये स्टेप्स के नेम, सल्फेशन हुआ, एसिडाइलेशन हो रहा है, ठीक है, तो सल्फेशन में हाई एफिनिटी बट लो कैपेसिटी, एग्जाम्पल लाइक पैरासीटामोल। देन एसिडाइलेशन, जेनेटिकली पॉलीमॉर्फिक, फास्ट वर्सेस स्लो एसिटाइलेटर्स। देन एग्जाम्पल जैसे isoniazid, slow acetylators have higher drug levels and more side effects, ठीक है। then phase 1 usually produce a more polar metabolite, phase 2 make it water soluble for renal excretion। phase 2 के अंदर ऐसे मेटाबोलाइट्स बनेंगे जो वाटर के साथ में बाइंड हो जाएंगे और जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे, और फेज 1 के अंदर ज्यादा पोलर मेटाबोलाइट्स बनेंगे, ठीक है। So next, hepatic extraction ratio, ठीक है। Now let us understand the concept of hepatic extraction ratio, और इसको ER भी कहा जाता है, ठीक है। तो extraction ratio tells us how efficiently the liver remove a drug from the blood। इसका ये बताता है कि कितना अच्छे तरीके से जो ड्रग है वो रिमूव हो गई है ब्लड के अंदर से, कितने अच्छे तरीके से लिवर रिमूव कर देगा ड्रग को ब्लड के अंदर से, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है CA माइनस CV डिवाइडेड बाय CA। CA क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंटरिंग द लिवर इन द हेपेटिक आर्टरी, और CV है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग लीविंग द लिवर इन द हेपेटिक वेन। CA ये है जो एंट्री कर रही है किसके अंदर? आर्टरी के अंदर, ठीक है, और CV वो है जो बाहर निकल रही है लीवर की वेन के अंदर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, उसको डिवाइड करना है CA से, ठीक है। इफ CA इज 100 एंड CV इज 10, देन ER क्या हो जाएगा? मान लो हमारे पास CA कितना है 100 माइनस CV 10 है, ठीक है, तो ये कितना आ गया 90 डिवाइड बाय CA कितना था 100, तो हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 0.90, जो वेरी हाई एक्सट्रैक्शन हो जाएगा इसका। बायो अवेलेबिलिटी आफ्टर फर्स्ट पास इज F इक्वल टू 1 माइनस ER जो एक्सट्रैक्शन रेशियो है आफ्टर FPM, ठीक है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे इसको? तो ER कितना है 0.90, देन F कितना हो जाएगा 0.10, ओनली 10% ऑफ ड्रग रीचेज द ब्लड। तो इससे आप निकाल सकते हैं कि कितना, देखिए 1 में से माइनस कर देंगे, ER कितना आया था हमारे पास में था 90, ठीक है,
मान लो 1 में से करना है तो 0.90, तो 0.10 यानी कि 10% फ्रैक्शन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि 10% उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे किया हमने कैलकुलेशन। तो आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपको ये पता करना है कि किस चीज़ के बारे में पूछा गया। अगर पूछा जाता है आपसे कि कैलकुलेशन या इस तरह से पूछा जाता है तो आपको ये पता होनी चाहिए बात, ठीक है। तो लो एक्सट्रैक्शन रेशियो माइनस ER लेस देन 0.3, बायो अवेलेबिलिटी ग्रेटर देन 70%, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि जिसकी बायो अवेलेबिलिटी 70% से ग्रेटर होती है, उसके एग्जांपल्स हो गए डायजेपाम, वारफेरिन की तो मैंने आपको बताया दिया 100% होती है, देन थियोफाइलिन, एटिनोलोल। ऐसी बायो अवेलेबिलिटी जिसकी 30 to 70% के बीच में होती है, इंटरमीडिएट जिसको बोल सकते हैं, उसमें एस्पिरिन, कोडीन, क्विनिडीन और निफेडिपिन, ठीक है। और ऐसी बायो अवेलेबिलिटी जिसकी 30% से कम है, उसमें मॉर्फिन, प्रोपेनोलॉल, लिडोकैन, जिसके एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। देखिए प्रोपेनोल को क्या किया था, सॉल्ट के साथ तो बाइंड करके दे दिया था, तो उसकी थोड़ी सी बायो अवेलेबिलिटी हमने बढ़ा दी थी, ठीक है। फिर नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन को वैसे भी हम लोग कैसे देते हैं, इसको सबलिंगुअल देते हैं, आपने पढ़ा था सबलिंगुअल देते हैं। तो इसने बाईपास कर दिया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, तो इसने क्विक एक्शन दिखा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, ड्रग्स विथ हाई पास मेटाबॉलिज्म। लिस्ट है, आपको लिस्ट देखनी है और इस तरह से आपको याद तो सारे करने हैं, पर आप ऐसे कीजिए कि 3-3 करके या 2-2 करके इस तरह से याद कीजिए, पर याद आपको होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन सा किस क्लास में आता है। लाइक मॉर्फिन है, वो क्या है, ओपियोइड होता है और एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करने वाला होता है, तो उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट कितना होता है, 25% होता है। इसके लिए हम क्या रूट प्रेफर करेंगे, या तो IV या IM या सबक्यूटेनियस, ठीक है। और ओरल डोज जो है वो 6 टाइम देनी पड़ेगी। अगर IV से अगर आपको 100 मिलीग्राम दे रहे हैं, तो अगर ओरली देना है तो आपको 600 मिलीग्राम उसको देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देन प्रोपेनोलॉल, ये बीटा ब्लॉकर होता है, मैंने आपको बताया दिया है, हाइपरटेंशन में उसको यूज़ करते हैं। इसकी भी ऑलमोस्ट 35% होती है, पर ओरली हम उसको देते हैं क्योंकि ये हाई वेरिएबिलिटी होती है। देन क्योंकि इसको रोज लेना पड़ता है। देन लिडोकैन एंटी एरिथमिक होती है, ठीक है, और इसकी तो बहुत और भी कम है, 10% से भी कम है, उसको IV ही दिया जाता है। देन नाइट्रोग्लिसरीन एंटी एंजाइनल होती है और इसकी तो 1% से भी कम होती है, तो उसको सबलिंगुअल दिया जाता है, ठीक है। देन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये इसकी 5% से कम होती है, तो इसको IM या ट्रांसडर्मल पैच के थ्रू देते हैं। देन सालब्यूटामॉल, ये ब्रोंकोडायलेटर होता है, ठीक है। डायलिसिस में आगे हम पढ़ेंगे सब ड्रग्स के जो क्लासिफिकेशन, हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, सारे चैप्टर्स में आपको बताऊंगी। तो इसकी ऑलमोस्ट 50% होती है, तो उसको इनहेलेशन के थ्रू दिया, इनहेल करते हैं, क्योंकि हमको क्या क्या करना है, इसको लंग्स में इसका इफेक्ट चाहिए, तो हम इसको इनहेल्ड प्रेफर कर देते हैं, ठीक है। तो गट प्लस लिवर बोथ को हमने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। देन आइसोप्रिनेलिन, ये सिम्पैथोमाइमेटिक होती है, जो लेस देन 5%, तो IV और सबलिंगुअली दे देते हैं। देन क्लोरप्रोमाजीन, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है और इसका ऑलमोस्ट 33% होता है, तो उसको ओरली आप दे सकते हो, ठीक है। देन IMB, इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे चीज़ें हो गई। उसके बाद में हम नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट है हमारा बाईपासिंग फर्स्ट पास इफेक्ट रूट और स्ट्रेटजीज। कैसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को रूट्स कौन कौन से जिसे हम कम कर सकते हैं। सबलिंगुअल है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है रूट 1 सबलिंगुअल, अंडर द टंग ड्रग इज अब्सॉर्ब थ्रू द ओरल म्यूकोसा डायरेक्टली इनटू द जुगुलर वेन। जुगुलर वेन होती है अंदर, जिसे आपको टांग को ऊपर करेंगे बहुत सारे वेन्स दिखेंगे आपको, ठीक है, तो डायरेक्ट उस वेन्स में चली जाती है, which goes into the superior vena cava straight into the systemic circulation. It completely bypass the portal circulation and liver. Classic example, nitroglycerin tablet capped under the tongue during angina attack. Action start within 1 to 2 minutes. Then route to buccal root, similar to sublingual. Drug is held between the cheek and gum. Example like fentanyl buccal tablet for
break through cancer pain. Then route 3 is transdermal patch, drug applied on skin, absorbed into blood capillaries, completely bypasses gut and liver. Like example, nitroglycerin patch, fentanyl patch, nicotine patch and testosterone patch. इन सबको पैचेस में आप यूज कर सकते हैं. देन रूट 4 है पैरेंट्रल रूट, पता ही आपको IV IM सबक्यूटेनियस, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं. देन इंट्रावेनस गिव्स 100% बायो अवेलेबिलिटी, नो फर्स्ट पास एट ऑल. Then intramuscular and subcutaneous routes absorb into blood capillaries directly. Like example, insulin is always given subcutaneously. It would be destroyed orally. ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट इंसुलिन वाला, इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ, इसको आपको याद रखना है. देन रेक्टल रूट, द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर हेमोरॉइडल वेन्स which go directly to the inferior vena cava bypassing the portal vein. तो इसकी 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है. अगर आप रेक्टल रूट चूज कर रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इसको इसके बारे में बताया है आपको, तो उसके एग्जाम्पल से डायजेपम, रेक्टल सपोजिटरीज, सीजर्स ये आप दे सकते हैं. ठीक है. देन इंट्रा nasal and inhalation, drug absorbed through the nasal mucosa or bronchial wall into pulmonary vein, goes directly to the left heart and systemic circulation. जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, nasal spray for migration, ठीक है, sumatriptan and salbutamol inhaler for asthma. ठीक. बायो इक्विवेलेंस, इसके कंसेप्ट एंड पैरामीटर्स हम पढ़ेंगे. ठीक है. Equivalence, bioequivalence and therapeutic equivalence. So let us understand the bioequivalence. This is very important in the context of generic drugs. हमने पढ़ा था कि बायो इक्विवेलेंस जो है वो तो उसका चेक किया जाता है जेनरिक ड्रग्स का, तो हम देखेंगे. तो फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट. ट्रू ड्रग्स आर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम ड्रग. ठीक है, in the same amount, in the same dosage form. They may have different color, shape and inactive ingredients but same active drug. So pharmaceutical equivalence क्या होता है? ऐसी dosage form जिसके अंदर जो active drug है वो same हो. ठीक है, बाकी चीजें different हो सकती है, पर जो ड्रग है वो सेम हो और सेम अमाउंट में हो, सेम डोजेस फॉर्म हो. लाइक अगर पैरासिटामोल है और दो अलग अलग ड्रग्स हैं, तो उसमें एक्टिव अमाउंट क्या हो गया, एक्टिव ड्रग क्या हो गई पैरासिटामोल, तो सेम अमाउंट होनी चाहिए. ठीक है. और टैबलेट है तो टैबलेट, दोनों टैबलेट होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद में सेकंड है बायो इक्विवेलेंस. Two drugs are bioequivalent if they produce the same rate and extent of absorption. मैंने आपको बताया था रेट एंड एक्सटेंट क्या होता है. रेट यानी कि कितना फास्ट वो लिवर में जाके मिल जाएगी, कितना फास्ट ट्रैवल करेगी, और एक्सटेंट यानी कितना परसेंट, यानी कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में वो अब्सॉर्ब होगी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी, उससे बोला जाता है एक्सटेंट. ठीक है. So this measured using area under curve, Cmax and Tmax. ठीक है. तो ये मैं आपको थोड़ा सा बना के बता सकती हूँ कि Cmax और Tmax क्या होता है. थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ इसके बारे में. देखिए, ये हमने बताया था, ये इस तरह से कर्व बनता है. तो ये हो गया एरिया अंडर कर्व. ये क्या हो गया आपका जो कर्व जो बना है AUC, ये हो गया AUC. और ये जो होता है ना, ये होता है Cmax. ठीक है, Cmax. और Tmax जो यहाँ Cmax तक जो आने में जो टाइम लगा है वो हो गया Tmax. ठीक है. तो ये इस तरह से आपको ग्राफ आपको याद रखना है. इसको चलिए डिलीट कर देते हैं हम लोग. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं. So regularly criteria AUC, the area under curve, and Cmax of the test drug must be within 80 to 0.25% of the reference. ठीक है. ये उसका रेगुलेटरी क्राइटेरिया होता है बायो इक्विवेलेंस के अंदर. देन थर्ड है थेरापेटिक इक्विवेलेंस. क्या होता है?
two drugs are therapeutically equivalent if they are bioequivalent and produce the same clinical effect with the same safety profile. ठीक है, अब आप समझिए थेराप्यूटिक यानी कि उसका असर कितना कैसा आ रहा है। अगर जैसे कि अगर पैरास्टामोल है तो वो हम एनाल्जेसिक यूज करते हैं, तो जो दो ड्रग्स को उसको हम देख रहे हैं उन दोनों का इफेक्ट क्या आना चाहिए, एनाल्जेसिक होनी चाहिए दोनों। ठीक है, नाउ ये उससे क्या होता है, एरिया अंडर का रिफ्लेक्स एक्सटेंट ऑफ अब्सॉर्प्शन। ठीक है, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. It represents the extent of absorption. AUC is directly proportional to the dose absorbed. Then Cmax, maximum plasma concentration. This is the peak drug level in the blood. It represents the rate of absorption. Higher Cmax means faster and more complete absorption. Then Tmax क्या होता है, time to reach Cmax. A shorter Tmax means the drug acts faster. Important for drug like painkillers where quick onset is needed. Then T half, elimination half-life, time for plasma concentration to fall by 50%. This determines how often the drug need to be given, the dosing interval. T half यानी कि हाफ लाइफ यानी कि जो ड्रग है वो हाफ एब्जॉर्ब कब तक हो गई है, तो वो जो टाइम इंटरवल है उसको टी हाफ कहा जाता है कि 50% उसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो रीच कर जाए। जब हाईएस्ट रीच कर जाएगी तो वो तो टी मैक्स और सी मैक्स हो जाएगा। सी मैक्स तक कितना टाइम लगा है वो टी मैक्स हो जाएगा, और 50% एब्जॉर्प्शन यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ गया है ड्रग का तो वो टी हाफ कहा जाता है उसको। ठीक है, उसको कहा जाता है हाफ लाइफ। Okay. Then the clinical significance of the first pass metabolism, क्या क्या clinical significance है इसका वो देखते हैं अब हम। ठीक है, तो dose adjustment for drug with high first pass metabolism, the oral dose must be much higher than the parenteral dose to achieve the same therapeutic effect. Example like morphine, 60 milligram orally equals 10 milligram by injection. Then in individual variability, different people have different amount of CYP enzyme. This is due to genetic polymorphism. Poor CYP2D6 metabolizers cannot convert codeine to morphine, so they feel no pain relief. Extensive metabolism can get toxic level from codeine. This is why the same dose of drug can have very different effect in different patients. Now then, pro drug activation. Some drugs are actually inactive and need first pass metabolism to become active. ठीक है, उसको उससे कहा जाता है प्रो ड्रग, जो पहले से इनएक्टिव होती है और जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाने के बाद इनएक्टिव हो जाता है, तो ऐसे ड्रग्स को प्रो ड्रग कहा जाता है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड प्रो ड्रग्स। सो एग्जांपल लाइक एनार्प्रिल is a pro-drug. The liver converts it to the active from enalapril. कोडीन इज अ प्रो-ड्रग और वो कन्वर्ट किस में हो रही है, मॉर्फिन में, जो एक्टिव ड्रग है। ठीक है, एस्पिरिन इज अ प्रो-ड्रग और वो कन्वर्ट किस में हो रही है, सैलिसिलिक एसिड के अंदर। देन ड्रग इंट्रैक्शन, सीवाईपी इनहिबिटर्स लाइक कीटोकोनाजोल एंड एरिथ्रोमाइसिन ब्लॉक मेटाबॉलिज्म. This increases the bioavailability of the drug, leading to toxicity. Then CYP inducer like rifamycin increase metabolism. This decreases bioavailability. Then liver disease, कुछ liver disease है, liver failure है, then like cirrhosis है, hepatitis है, ये hepatic first pass is reduced. So drug like morphine and propranolol reach the blood in higher amounts. ठीक है, तो क्या होगा, हायर अमाउंट में पहुंच जाएगी।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं. सो डोज रिडक्शन इज नेसेसरी इन लीवर फेलियर. तो आपको पेशेंट को पहचानना पड़ेगा कि दो पेशेंट है, एक पेशेंट के अंदर लीवर बिल्कुल सही काम कर रहा है और दूसरा पेशेंट है जिसके अंदर या तो ड्रिंक ज्यादा करता है, अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करता है. तो उसके अंदर या फिर लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो लीवर इतना एक्टिव नहीं रहेगा, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा. अब दो ऐसे इंसानों को जिसका एक का लीवर सही है और एक का कम है, आप उनको सेम डोज नहीं दे सकते. ठीक है, ऐसे ड्रग की जो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसके लिए ड्रग भी आपको जो अमाउंट है वो मेजर करके अलग अलग टाइप से आपको देना पड़ेगा. देन पोर्टो सिस्टमिक शंटिंग इन पोर्टल हाइपरटेंशन ब्लड बाईपास द लिवर थ्रू द varices, so the drug reaches systemic circulation without being metabolized. तो जो जैसे कि अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है उसको वेरियसिस कहते हैं. तो ब्लड बाईपास लिवर, ठीक है, बाईपास कर देगा लीवर को ब्लड, और इंक्रीज हो जाएगा, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोपेनोलॉल टॉक्सिसिटी इन सिरोटिक पेशेंट. ठीक है, नेक्स्ट द मेथड ऑफ इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी. क्या क्या कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन. आपको बताया मैंने, कन्वर्टिंग अ ड्रग इनटू इट्स मोर सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम इम्प्रूव डिसोल्यूशन. ठीक है, जैसे डाइक्लोफिनिक सोडियम डिसॉल्व फास्टर देन डाइक्लोफिनिक एसिड. देन माइक्रोनाइजेशन कर दो, रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग. इसके एग्जांपल है जैसे कि क्रिस्टोफल्विन माइक्रोनाइज form is absorbed much better than solid. Dispersion kar do, the drug is dispersed in hydrophilic polymer matrix. This makes even a poorly soluble drug dissolve quickly in the gut. So इसके example हो गए itraconazole HPMC solid dispersion. Then method 4 है product design. ठीक है, a more lipophilic product is designed that is better absorbed. Once inside it is converted to the active drug और तो वो आपको हो जाएगा. जैसे कोडीन है तो किसमें चेंज हो जाएगा, मॉर्फिन में चेंज हो जाएगा. देन पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिशन, पीजीपी पंप drug back into the gut lumen, reducing absorption. If we inhibit this pump, more drug get absorbed. ठीक है, जैसे कि cyclosporin A is used in some drug to increase their bioavailability. Then है lipid based formulation. Drug dissolved in lipid or surfactant system forms micelles in the gut. Micelles are absorbed very efficiently via the lymphatic route. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि न्यूरल मच बेटर देन ओल्ड सैंडिम्यून. ठीक है, देन मेथड हो गया पीएच मॉडिफिकेशन, उसका पीएच मॉडिफाई कर दो. देन हो गया फार्माकोकाइनेटिक बूस्टिंग, जैसे कि रिटोनाविर एन एचआईवी ड्रग है. इट नाउ यूज इन वेरी लो डोजेस मेनली एज CYP3A4 inhibitor to boost the bioavailability of the other HIV drug like lopinavir. This called pharmacokinetic boosting. ठीक है, देन हम समरी देख लेते हैं. हमने क्या क्या पढ़ गया, बायो अवेलेबिलिटी पढ़ा, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, हेपेटिक एक्सट्रैक्शन रेशियो पढ़ा, एंजाइम्स पढ़े क्या क्या होते हैं, रूट्स टू बाईपास एफईएम. हमने रूट्स पढ़ ली, कौन कौन से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करने के लिए रूट्स हो सकते हैं. बायो इक्विवेलेंस पढ़ा, इसमें 3 तरह के पढ़े हमने. ठीक है, वो याद रखना है. क्लिनिकल एलिमेंट्स पढ़ा कि कैसे कैसे डोज एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट है. सो दिस एंड ऑफ द चैप्टर. So I think this brings us to the end of the today's lecture on first pass metabolism and bioavailability. To summarize in one line, when a drug is given orally, a significant amount is destroyed before it reaches the blood. This is called first pass metabolism. It happens mainly in the liver. High extraction ratio drugs are most affected. Alternate routes are like sublingual, transdermal injection can be used to bypass this. Then I prefer KDT, Essentials of Medical Pharmacology, 9th edition, chapter 3.
ठीक है, तो थैंक यू फॉर द अटेंशन। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में जाकर इसको पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।